उत्तर प्रदेश के कानपुर और कन्नौज में इत्र व्यापारी पीयूष जैन के घर पर छापा मारा गया तो अकूत संपत्ति का खुलासा हुआ। देखिए हमारी पेशकश इत्र लोक। दुनिया पुराने साल को अलविदा कह चुकी है और नए साल का स्वागत कर रही है। गुजरा साल कई खट्टी मीठी यादों के साथ जाते जाते एक बड़ी गुत्थी पीछे छोड़ गया। गुत्थी इत्र लोक की, गुत्थी काले धन के कुबेर पीयूष जैन की। कुबेर पीयूष जैन के तहखाने से 197 करोड़ कैश मिला, लेकिन ये दौलत किसकी है, इस राज से पर्दा उठना अभी बाकी है। तो आज हम पीयूष जैन के इत्रलोक से जुड़ी मिस्ट्री के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आखिर हवाई चप्पल पहनने वाला इत्र व्यापारी रातों रात अरबपति कैसे बन गया। एक ही शहर के रहने वाले एक ही तरह का कारोबार करते हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी समाजवादियों पे छापा मारने के चक्कर में उनके कंप्यूटर ने जो नाम दिखाया वो दूसरा नाम दिखा दिया। गलती से वहाँ पहुँच गए जहाँ पर बीजेपी का खुद का पैसा रखा हुआ था। ये समाजवादी इत्र नहीं, समाजवादी बदबू है जो गरीबों की बददुआ को लेकर के प्रदेश के अंदर फैलाया जा रहा है। जो पैसा इन्होंने लूट करके रखा था आज दीवालों से कैसे निकल रहा है, इसका प्रमाण आज आप देख रहे होंगे। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था वो फिर सबके सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ी छापेमारी से सियासी भूचाल आ गया। इत्र के बड़े कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों से शुरू हुई छापेमारी कन्नौज में समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के ठिकानों तक पहुंच गई। फर्क सिर्फ इतना है कि पीयूष जैन की कोठी पर जीएसटी की इंटेलिजेंस टीम ने छापा मारा था, जबकि पुष्पराज जैन और उनके करीबियों पर आयकर विभाग ने रेड डाली। समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन के घर छापा। पुष्पराज जैन ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया था। कन्नौज में ही कारोबारी मोहम्मद याकूब के यहाँ छापा। लखनऊ में मोहम्मद याकूब के भाई के घर पर छापा। कन्नौज के इत्र कारोबारी मलिक मियां के घर रेड। कानपुर में पुष्पराज जैन के करीबियों के घर छापा। ये छापेमारी कितनी अहम है आप नेताओं के डायलॉग से समझ सकते हैं। उनके राज में तो ठेले भर भर कर कैश के नोटों की गड्डियां मिल रही है, गड्डियां मिल रही है। इस समाजवादी इत्र की दुर्गंध पूरे यूपी में फैलती है। आज जब रेडें डल रही है उनके पेट में उबाल हो रहा है, उबाल हो रहा है। मित्रों आपको तकलीफ है, ये काले धन वालों के यहां रेड पड़े, इसमें आपको तकलीफ है? जरा जोर से बोले तकलीफ है? मोदी जी ने रेड डालनी चाहिए नहीं डालनी चाहिए? भाई अखिलेश आपको क्या तकलीफ है? ये रेड इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पे उन्हें भरोसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाने वाले हैं, उनसे भी ये बदला ले रहे हैं। कल अगर मुख्यमंत्री कुछ और करेंगे तो हो सकता है उनपे भी छापा पड़ जाए। ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने दिल्ली से आने वाले अधिकारी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया था। ये झगड़ा उनका अपना है, ये झगड़ा हमारा नहीं है। आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे बड़ी पहेली इत्रलोक से जुड़े पीयूष जैन की है। यानी पीयूष जैन और पुष्पराज जैन के बीच क्या कोई कनेक्शन है? 197 करोड़ कैश का मालिक कौन है? सबसे बड़ा सवाल यही है कि महज चंद सालों में पीयूष जैन काली कमाई का किंग कैसे बन गया। सोचिए, कोठी के अंदर 2 अरब नकदी मौजूद थी, लेकिन पीयूष जैन स्कूटर से चलता था। ऐसा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं किया था हमने, ऐसा कभी एक्सपेक्टेशन नहीं किया तो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। आप पेशे से एडवोकेट हैं? जी। पीयूष जैन आपके पड़ोसी हैं, आपकी बातचीत रही होगी, किस तरह के नेचर था, कैसे थे पीयूष जैन? बढ़िया नेचर था, मिलनसार व्यक्ति थे, हम लोगों से बातचीत करते थे और सुख दुख में काम आते थे। कभी कोई हारी विपदा हुई तो उसमें वो हमेशा साथ खड़े रहते। घर भर भी जाते होंगे चाय पानी? समाज के नाते, पड़ोसी होने के नाते कभी कभार साल 6 महीने में आना जाना हो सकता था। हमने इनको ज्यादातर समथिंग दिन में 2 या 1 बजे के करीब देखा है, फिर कभी देखा नहीं। हम लोग स्टूडेंट हैं, स्टडी करते पढ़ते रहे, इसीलिए हम लोग ज़्यादा देखते नहीं। विंटर का मौसम है तो वो यहीं बैठते थे धूप में, अपने कुर्सी डाल के यहीं पे बैठते, तब देखा इतनी। आप लोग अभी बहुत यंग हैं,
सोचा था कि इस गली में इतना पैसा निकल आएगा? नहीं सर, हमने कुछ नहीं सोचा। जैसा बता रहे हैं, चौंकाने वाली बात भी है और चाहे मोहल्ला भी चौंका हुआ है। दरअसल पीयूष जैन का हाव भाव और हुलिया देखकर कोई भी चकमा खा जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि पीयूष जैन के तहखानों ने जब नोट उगलने शुरू किए तो कैश देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। आज पीयूष जैन की पूरी कुंडली आपको दिखाएंगे। कुंडली के हर ग्रह में कितने राज छिपे हुए हैं आपको बताएंगे। यानी 197 करोड़ कैश की कहानी क्या है, 23 किलो सोना कहां से आया, चंदन के तेल का खेल क्या है, कोठी में बने तहखाने का रहस्य क्या है, पुष्पराज जैन का नाम कहां से आया। पीयूष जैन की कहानी कोई साधारण आर्थिक अपराध की नहीं है। इस अपराध और इस अपराध की गुत्थी को सुलझाने में सबसे बड़ा रोड़ा उसकी लाइफस्टाइल है। पीयूष जैन के बारे में जितना लोगों को पता है उससे ज्यादा अभी छिपा हुआ है। पीयूष जैन इतना शातिर दिमाग है कि उसका बायां हाथ क्या कर रहा है वो दाहिने हाथ को भनक तक नहीं लगने देता। यानी पीयूष जैन के काले साम्राज्य का सबसे बड़ा उसूल है सीक्रेसी। 15 साल पुरानी कार में चलना, स्कूटर में घूमना, हवाई चप्पल पहनना और दुनिया को दिखाने के लिए साधारण वेशभूषा। लेकिन पीयूष ने इसी हुलिये को अपना हथियार बनाकर काले धन को जुटाने की सबसे हैरतअंगेज कहानी लिख डाली। आपने बड़े बड़े गुरु घंटाल के किस्से कहानियां सुने होंगे, एजेंसियों को चकमा देने के तौर तरीकों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन गुरु घंटाल पीयूष जैन का जीवन, उसकी चालाकी और उसका शातिर दिमाग दूसरे अपराधियों से बिल्कुल अलग है। हवाई चप्पल पहनना, खटारा गाड़ियों में घूमना, कभी स्कूटर पर चलना, लोगों से बहुत कम मिलना, यहां तक कि पीयूष जैन के इत्रलोक के अपने नियम कायदे कानून थे। अब तक की जांच में यह पता चला है कि पीयूष जैन की कोठी में घरेलू नौकर भी नहीं रखे जाते थे। कोठी के बाहर सिर्फ चौकीदार होते थे जिन्हें अंदर जाने की बिल्कुल इजाजत नहीं थी। जांच में यह भी पता चला है कि केमिस्ट्री से एमएससी की पढ़ाई करने वाले पीयूष जैन का दिमाग नंबर 2 की कमाई में कंप्यूटर से भी तेज चला। महज चंद वर्षों में पीयूष जैन ने काली कमाई का एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। इतनी काली कमाई कि लाखों पलंग खरीद सके, लेकिन कानून का शिकंजा कसा तो अर्श से सीधे थाने की फर्श पर पहुंच गया। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पीयूष जैन को गिरफ्तार कर कानपुर के काकादेव थाने लाया गया था। आप दो तस्वीरों से पीयूष जैन की पूरी कहानी समझ सकते हैं। एक तस्वीर कानून की आंखों में धूल झोंक कर जुटाई गई बेहिसाब दौलत की है। दूसरी तस्वीर कानूनी फंदे में फंसे उसी काले कुबेर के फर्श पर रात गुजारने की है। जिस पीयूष जैन के पास करोड़ों की संपत्ति, करोड़ों रुपया उसकी तिजोरी में पड़ा हुआ, बंडलों में करोड़ों रुपया पड़े हुए, जब वो कानून के शिकंजे में आया तो एक थाने के एक छोटे से परिसर में जमीन पर लेटा हुआ नजर आए। ये कानून की ताकत है। गिरफ्तारी के बाद पीयूष जैन को अदालत ने सलाखों के पीछे भेज दिया। वहीं जेल के बाहर अब गुरु घंटाल की कुंडली देश की 5 एजेंसियां बनाने में जुट गई है। वजह है पीयूष जैन केस के तार सिर्फ टैक्स चोरी या काले धन तक सीमित नहीं, बल्कि तस्करी से लेकर हवाला रैकेट से जुड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में 23 किलो सोना कहां से आया, ये जांच डीआरआई कर रही है। ईडी जांच कर रही है कि पैसा हवाला का तो नहीं है। वहीं काले धन के एंगल से इनकम टैक्स जांच कर रहा है। जीएसटी चोरी के एंगल से जीएसटी इंटेलिजेंस टीम तफ्तीश कर रही है, जबकि चंदन के तेल की जांच वन विभाग की टीम कर रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान शातिर पीयूष जैन लगातार एजेंसियों को गुमराह कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक पीयूष से पहला सवाल पूछा गया कि इत्र का कारोबार किसका है। पीयूष ने जवाब दिया, इत्र का कारोबार मेरा है। दूसरा सवाल पूछा गया, इतना कैश कहां से आया। इस सवाल के जवाब में पीयूष बोला कि पूरा पैसा मेरा है। तीसरा सवाल अफसरों ने पूछा, केमिकल कंपाउंड बनाने के लिए कच्चा माल कहां से लेते थे। पीयूष ने जवाब दिया, मुझे याद नहीं कि मेरे कच्चे माल के सप्लायर कौन है। चौथा सवाल,
आखिर तैयार माल किसे सप्लाई करते हो? इसके जवाब में पीयूष बोला, मुझे नहीं पता, जो आता था उसे बेच देता था। पांचवा सवाल, क्या सारा काम कैश में करते थे? पीयूष ने जवाब दिया, सारा नहीं, लेकिन बड़ा हिस्सा कैश में था। छठा सवाल, इनकम टैक्स रिटर्न 14 लाख क्यों भरते थे? इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सातवां सवाल, 197 करोड़ कहां से आए? पीयूष ने कहा, मैंने टैक्स चोरी की है। आठवां सवाल, किन लोगों को माल बेचा? पीयूष ने जवाब दिया कि याद नहीं, किन लोगों को माल बेचा, किन लोगों से पैसा लिया। पूछताछ में पीयूष जांच एजेंसियों को गुमराह कर रहा है, तो उनके वकील की तरफ से 197 करोड़ बरामदगी पर पेनाल्टी काटकर रकम वापस करने की थ्योरी पेश की गई। ये कानूनी दांव चला गया कि मामला सिर्फ टैक्स चोरी का है, लेकिन पीयूष जैन के वकील की दलील पर डीजीजीआई ने जवाब दिया। डीजीजीआई के मुताबिक बरामद 197 करोड़ कैश को पीयूष जैन के बिजनेस का टर्नओवर माना नहीं जाएगा, यानी मामला टैक्स चोरी का नहीं बल्कि बड़े खेल का है। शुरुआती तफ्तीश में पता चला है कि पीयूष जैन दुनिया को चकमा देने के लिए लो प्रोफाइल रहता था और तो और पुरानी स्कूटर और कार का इस्तेमाल करता था। इस कोठी के अंदर का राज ना खुले, लिहाजा घरेलू नौकर नहीं रखे जाते थे। सिर्फ चौकीदारों की नियुक्ति होती थी, जिन्हें कोठी के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी। जिस दिन ये 22 तारीख से आए हैं यहाँ पर, तो क्या अंदर कितने गेट वेट काटे गए हैं? कितना क्या कुछ? हम लोग अंदर नहीं गए भैया। अच्छा, तो कभी पता कितना सामान निकला है? हम याद नहीं बता सके। कोठी ने राज उगल दिए हैं, अब बारी पीयूष जैन के राज उगलने का है। लेकिन पीयूष जैन का परिवार अभी भी खुद को बेकसूर बता रहा है। अगर हम इनोसेंट हैं या जो भी हैं, तो फिर लेट्स से दैट आप ये नहीं आई डोंट वांट टू स्पीक एनीथिंग ऑन कैमरा। ओके, दैट्स इट। अंदर हम 2 मिनट भी नहीं आ सकते। नहीं सर, नो सर, सॉरी, आई कैन नॉट अलाउ। सॉरी सर। पीयूष जैन जेल के अंदर है और बाहर उसके राजदारों से पूछताछ जारी है। कानपुर समेत कई शहरों में पीयूष जैन के करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। जीएसटी इंटेलिजेंस की टीम सर्च ऑपरेशन में जुटी है। बड़ी बात यह है कि सर्च ऑपरेशन के बाद छापेमारी से जुड़े कई बड़े नामों का खुलासा किसी भी वक्त हो सकता है। संतोष शर्मा, कानपुर, आज तक। इत्र व्यापारी पीयूष जैन की कुंडली में उसके काले खेल का पूरा लेखा जोखा मौजूद है। जांच एजेंसियों को पीयूष जैन के तहखाने से काले खजाने की चाबी भी मिल गई। अब उस चाबी से उन तालों तक पहुंचना और उन्हें खोलना है जहां डर्टी मनी के मालिकों के तमाम राज कैद हैं। उधर ताला मिला, इधर गुरु घंटाल के त्रिलोक का एक एक राज दुनिया के सामने आ जाएगा। चौबीस दिसंबर 2021 यही वो तारीख है जिस दिन एक नाम और एक चेहरा अचानक सुर्खियों में आ गया। सोशल मीडिया से लेकर चौक चौराहों तक, न्यूज चैनल से लेकर अखबारों तक सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की चर्चा होने लगी। चर्चा की वजह भी थी, कानपुर में हुई छापेमारी ने देश के इतिहास में सबसे बड़ी बरामदगी का एक और अध्याय जोड़ दिया। दरअसल 22 और 23 दिसंबर की दरमियानी रात डीजीजीआई की स्पेशल टीम ने कानपुर की सी कोठी में छापा मारा। आधी रात को चला ये पूरा ऑपरेशन गुप्त था, जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन इत्र। 197 करोड़ कैश की बरामदगी इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे डीजीजीआई के खुफिया विभाग के 60 दिनों की जीतोड़ मेहनत थी। सही सुना आपने, करीब 2 महीने की रेकी के बाद ऑपरेशन इत्र को आधी रात अंजाम दिया गया। एक गलती का मतलब था पूरी मेहनत पर पानी फिर जाना। किसी फिल्मी स्टाइल में डीजीजीआई ने ऑपरेशन इत्र को सफल बनाया। कैसे, आपको पूरी कहानी बताते हैं। डीजीजीआई की इंटेलिजेंस यूनिट को रेड का जिम्मा सौंपा गया, जिसकी बुनियाद थी हेरा फेरी के काले खेल से जुड़ी एक गुप्त जानकारी। ऑपरेशन इत्र के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई। इस टीम के एक एक मेंबर का चुनाव उनके ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए किया गया।
केस में बड़े पैमाने पर कैश इन्वॉल्व था। मतलब ये कि एक छोटी सी सूचना लीक होने से ऑपरेशन खटाई में पड़ने का जोखिम था। ऑपरेशन में सबसे बड़ा चैलेंज कानपुर में बिना लोकल सपोर्ट के ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाना था। ऑपरेशन इत्र से जुड़े अफसरों ने बीते 60 दिनों में कई बार शहर का दौरा किया, एक एक जानकारी खुद जुटाई। यहाँ तक कि इनकम टैक्स और जीएसटी की लोकल टीम को लूप में नहीं रखा गया। रेड से ठीक पहले लोकल टीमों के साथ जानकारी साझा की गई। इंटेलिजेंस टीम की मेहनत रंग लाई। कानपुर में छापेमारी शुरू हुई और कन्नौज में खत्म हुई। हाँ, एज पर जैसा भी हमारे हायर ऑफिसर ने बोला है, ये बिगेस्ट कैश रिकवरी। जब पीयूष जैन के घर पर छापा मारा गया तब तक दुनिया के लिए ये छापेमारी का एक आम छापा था। लेकिन चंद दिनों के बाद पीयूष जैन के घर के अंदर से बाहर निकले खजाने के राज ने सबको चौंका दिया। जो तस्वीरें सामने आई वो पहले नहीं देखी थी। दरअसल कानपुर और कन्नौज में जांच एजेंसियों को नोटों वाला तहखाना मिला। कानपुर में पीयूष जैन की इसी कोठी में 177 करोड़ रुपए बरामद हुए। छापेमारी के दौरान पीयूष जैन के बेडरूम से कैश के बंडल भरी 4 अलमारियां मिली, तो कोठी में बने तहखाने में नोटों के बंडलों से भरी 3 अलमारियां मिली। ये वही काला धन है जिसे गिनने के लिए मशीनों का इस्तेमाल किया गया, जिसे गिनती करने में कई दिन लगे, और तो और जिसे बैंक तक पहुंचाने के लिए कंटेनर का इस्तेमाल हुआ। एक कंटेनर में 25 बक्से लादे गए थे। इन 25 बक्सों में 1 अरब 9 करोड़ 34 लाख 74,240 रुपए थे। इसके बाद दूसरी बार में भेजे गए कंटेनर में 17 बक्से थे। इन 17 बक्सों में 68 करोड़ 10 लाख 27 हजार रुपए थे। इस तरह कोठी में मौजूद 177 करोड़ रुपए बैंक तक पहुंचाए गए। ये कानपुर में हुई बरामदगी की कहानी है, जबकि पीयूष जैन के पुश्तैनी घर यानी कन्नौज में छापेमारी के दौरान तहखाने में 19 करोड़ कैश, 23 किलो सोना और भारी मात्रा में चंदन का तेल मिला है। गुरु घंटाल पीयूष जैन ने नोटों को तहखाने में छिपा कर रखा था। ये वही तहखाना है जहां से छापेमारी के दौरान 19 करोड़ कैश बरामद हुआ। ये वही तहखाना है जहां से काली कमाई का खजाना मिला। आप देख सकते हैं बेडरूम में एक दरवाजा बना हुआ था। इसी दरवाजे के पीछे नोटों का तहखाना है। तहखाने में जाने के लिए बेडरूम के अंदर से सीढ़ी बनाई गई है। यही सीढ़ी उस तहखाने तक पहुंचती है जहां पर पीयूष जैन ने अपनी काली कमाई को ठिकाने लगा रखा था। लेकिन छापेमारी के दौरान जांच टीम को यह तहखाना मिल गया। बक्सा नंबर 1, बक्सा नंबर 2, बक्सा नंबर 3, बक्सा नंबर 4, बक्सा नंबर 5। ये वही बक्से हैं जिसमें इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से बरामद काले धन को रखा गया है। 1:30 बजे का समय और ये रेड आखिरकार खत्म होती हुई। सीजर का टाइम था। तस्वीर आप आज तक पर एक्सक्लूसिव देख पा रहे हैं। डिब्बों में चीजें ले जा रही हैं। क्या इसमें क्या भरा हुआ है, क्या चीजें हैं, आप देखिए। बाहर की टीम आज तक यहाँ से रिपोर्ट कर रहा है। सवाल यही है कि इत्र कारोबारी के पास कहां से आया इतना पैसा। जांच एजेंसी ने काली दौलत को बरामद कर ली, लेकिन ये आई कहां से, इसके तार जुड़ने अभी बाकी है। आज तक ब्यूरो। इत्र व्यापारी पीयूष जैन से जांच एजेंसियां 197 करोड़ कैश के राज उगलवाने में लगी हैं। तो उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में यही नाम गूंज रहा है। बीजेपी छापे में बरामद कैश को समाजवादी इत्र से जोड़ रही है, तो समाजवादी पार्टी उल्टा बीजेपी पर अपने ही व्यापारी के घर पर छापा मारने का दावा कर रही है। जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में पीयूष जैन के बहाने एक दूसरे पर निशाना साधने की सियासी रेस शुरू हो गई है। इत्र कारोबारी पीयूष जैन से समाजवादी पार्टी के रिश्तों को लेकर बीजेपी हमलावर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले लाल टोपी पर प्रहार किया था, अब इत्र के बहाने नया वार कर डाला। ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था
कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। पीयूष जैन के ठिकानों से बरामद 197 करोड़ में बीजेपी अपना लाभ देख रही है, तो समाजवादी पार्टी की हानि, लाभ और हानि की इसी सियासी गणित पर दाव चला जा रहा है। मौसम चुनावी है तो इस मुद्दे को भुनाने में कोई पीछे नहीं है। बीजेपी के साथी छापेमारी पर ताली बजा रहे हैं तो विपक्ष पूछ रहा है कि यहाँ दाल में कुछ काला नहीं बल्कि छापेमारी की पूरी दाल ही काली है। काम है, अगर जो कानून संविधान इस देश से चलता है और संविधान के उस कानून के दायरे में जो होगा उसके खिलाफ कार्रवाई करना प्रशासन का काम है। मैं प्रशासन के अच्छे कामों की सराहना करता हूँ। तो सब बांट दीजिए लोगों में, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश की जनता को में ही बांट दीजिए जो भी धन मिला है। लेकिन अखिलेश जी ने तो साफ साफ कहा है कि कॉल डिटेल पब्लिक कर दीजिए, पता चल जाएगा दूध का दूध पानी का पानी। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने तो सीधे तौर पर चुनौती दे दी है। देखा सरकार क्या करती है उस चुनौती के बरक्स। जवाब सरकार को देना है, जवाब भाजपा के लोगों को देना है। लाल रंग से तो सांड चिढ़ते हैं और आवारा सांडों का इलाज उत्तर प्रदेश की जनता ने करने का मन बना लिया है, जल्द करेगी। रही बात पराये धन की और काले धन की, तो मोदी जी की नोटबंदी के बाद और योगी जी के बुलडोजर शासन में किसी ने इतना काला धन बगैर संरक्षण के तो हो नहीं सकता। तो इसकी जरूर जांच होनी चाहिए कि नोटबंदी के बाद इतना काला धन आया कहां से। ये सियासत इत्र का असर है कि अब वार पलटवार में नेता एबीसीडी सिखाने में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। इनका है ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी एबीसीडी पर पानी फेरने का काम किया है। ये 2 नंबर वाले नेता जो दिल्ली वाले हैं वो कह रहे हैं कि समाजवादी लोग एबीसीडी नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे नौजवान सब एबीसीडी जानते हैं। लेकिन जिसे एबीसीडी सिखानी है, जिन्हें एबीसीडी सिखानी है, बताओ 4.5 साल में भी बाबा मुख्यमंत्री को एबीसीडी नहीं सिखा पाए। पीयूष जैन के साथ बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के नेता पुष्पराज जैन का नाम जोड़ा। वही कारोबारी पुष्पराज जैन, जिनके घर और दफ्तर पर छापेमारी हुई। 31 दिसंबर को देश भर में 50 ठिकानों पर आयकर विभाग ने रेड डाली। वजह है वो 18 कंपनियां जिससे पुष्पराज जैन जुड़े हुए हैं। हालांकि पुष्पराज जैन वोट पंपी का कहना है कि ना तो उनका पीयूष जैन से लेना देना है और ना ही काले धन से। यही तो राजनीति है। लेकिन नेताओं को ये भी याद रखना चाहिए कि ये पब्लिक है, सब जानती है, सब समझ रही है। लेकिन सवाल जस का तस है कि पीयूष जैन आखिर किसका आदमी है। क्या पीयूष जैन के ठिकाने से बरामद हुए कैश के तार किसी सियासी पार्टी या नेता से जुड़े हुए हैं? पीयूष जैन की ये वो पहेली है जो अभी सुलझनी बाकी है आज तक। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि पीयूष जैन ने कैसे पैसों का ढेर लगा दिया। आखिर पीयूष जैन पर इतना नोट कहां से बरसा, कैसे बरसा? विश्वास कीजिए हर कोई यही जानना चाहता है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसके पीछे पीयूष जैन का एक केमिकल फॉर्मूला है जो उसने अपने पिता के साथ मिलकर तैयार किया और इस केमिकल से एक ऐसा कंपाउंड बनाया कि उसके घरों में नोटों का पहाड़ खड़ा हो गया। पीयूष जैन
और उसके परिवार की कहानी इत्र नगरी कन्नौज के छिपट्टी मोहल्ले से शुरू होती है। पीयूष के पिता महेश चंद्र जैन कई पीढ़ियों से कन्नौज के रहने वाले हैं। महेश चंद्र जैन पढ़कर केमिस्ट बन गए और महाराष्ट्र में नौकरी करने लगे। उनके 2 बेटे पीयूष और अम्बरीश बड़े हुए तो इत्र का कारोबार करने का फैसला किया गया। महेश चंद्र को केमिकल की बारीकियां पता थी, बेटों को भी केमिकल का खूब ज्ञान था। दूसरे इत्र कारोबारी बताते हैं कि 1978 में पीयूष के पिता महेश चंद्र जैन मुंबई से केमिकल का कंपाउंड बनाने का काम सीख कर आए थे। पहले कन्नौज में सिर्फ प्राकृतिक इत्र बनाने का काम होता था। केमिकल से खुशबू बनाने का काम महेश चंद्र जैन ने शुरू किया। उनका विरोध भी हुआ था, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने इसे स्वीकार कर लिया। पीयूष ने कंपाउंड बनाना अपने पिता से ही सीखा। ये वो दौर था जब कानपुर में पान मसाला उद्योग ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा था। पान पराग के बाद आए पान मसाले एक पाउच की शक्ल में आम आदमी तक पहुंचने लगे थे। दाम भी कम होने शुरू हुए। पान मसाले में इत्र जैसी खुशबू देने वाले केमिकल कंपाउंड मिलाए जाने लगे। परंपरागत जैन परिवार से आने वाले महेश चंद्र और उनके बेटों ने अंदाजा लगा लिया था कि तरक्की का रास्ता पान मसाले से होकर गुजरता है। ओडोकेम इंडस्ट्रीज से कानपुर और नोएडा के कई बड़े पान मसाला ब्रांड्स को केमिकल कंपाउंड सप्लाई किए जाने लगे। केमिकल छोटे ड्रम में जाते थे, बदले में मोटी रकम घर आती थी। छिपट्टी के जैन परिवार का कारोबार तेजी से बढ़ने लगा, इतनी तेजी से कि कोई अंदाजा भी नहीं लगा सका। पिता पुत्र केमिकल और इत्र से कितने परिचित हैं, इसे यूं समझिए कि तहखानों में चंदन का 600 किलो तेल ड्रमों में छिपा कर रखा गया था। इस तेल की कीमत 6 करोड़ रुपए है। घर से 60 तरह के तेल या केमिकल मिले हैं। फिलहाल केमिस्ट का काम करते थे, कंपाउंड का। इत्र वगैरह का कोई काम नहीं था। इत्र का काम नहीं था। लोग चर्चा कर रहे हैं कि वो इत्र कारोबारी थे। नहीं, कोई चर्चा नहीं कर रहा। आप मोहल्ले में घूम के सर्वे करिए आइए। मेरी एक बात मत मानिए आप पूरे मोहल्ले में सर्वे करिए जाके, कोई भी कह रहे इत्र का काम था। उनके फादर तो केमिस्ट ही थे। जी, केमिस्ट थे, उनका कुछ तय नहीं धंधा। छिपट्टी मोहल्ले में हर जगह इत्र महकता है। मोहल्ले की जैन स्ट्रीट के लोग कहते हैं जैन परिवार ने पिछले 15 साल में जबरदस्त तरक्की की। कन्नौज के अमीरों की दुनिया में महेश चंद्र और उनके बेटे पीयूष का नाम बेहद सम्मान से लिया जाने लगा था। बाहर के लोग भले ही कुछ नहीं समझ पाए, लेकिन कन्नौज के कुछ लोग सब भांप चुके थे। 15-16 साल पहले तक मौजूदा बड़े मकान का एक हिस्सा ही जैन परिवार के पास था। धीरे धीरे बाकी दोनों हिस्से खरीदकर एक बड़ा घर बनाया गया, इतना भव्य और मजबूत कि कन्नौज के कई मकान उसके सामने खंडहर नजर आते हैं। 3-4 फुट चौड़ी दीवारें, प्रीमियर क्वालिटी के एयर कंडीशनर, घर के कुछ हिस्सों में स्टील की बालकनी, घर में आने जाने के लिए 8 दरवाजे हैं। महेश चंद्र की ओडोकेम इंडस्ट्रीज का दफ्तर भी यही है। घर कुछ ऐसा बना है कि हर दीवार बिल्कुल सपाट दिखती है, कहीं कोई पाइप या कोई निशान नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि इस मकान को बनवाने के लिए कारीगर जयपुर से बुलाए गए थे। बाहर या किसी पड़ोसी की छत से देखने पर इस घर के अंदर झांकना लगभग नामुमकिन है। घर के बाहर कहीं भी सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे। कुछ लोग चटकारे लेते हुए बताते हैं कि अंदर दीवारों में लॉकर बनाए गए थे। यहाँ इत्र से होने वाली कमाई को पानी का पैसा कहा जाता है। ये इसका एंट्रेंस डोर हमने आपको दिखाया और हम इस पतली सी गली में चलेंगे और आप अब देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि इन पतली गलियों से रास्ता जाता है पूरे घर के बैकडोर का और इन्हीं दीवारों में पीछे कहीं नोट दबे थे, जो आपने वीडियोस में देखा होगा किस तरह से नोट निकले थे। ये आप पतली गली में आप अगर चलते हैं, एक आम आदमी आता है कभी, तो अंदाजा लगा नहीं सकता है कि यहाँ पर लाखों रुपया भी होगा और निकले कितने, करोड़ों। ये कन्नौज में इनका पैतृक निवास है, इनके पिता यहाँ रहते थे। एक आम जिंदगी जीने वाला पीयूष जैन कैसे बन गया एक कारोबारी, एक करोड़पति, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये जो आपको दिखा रहे हैं हम, ये यहाँ से इनका ऑफिस शुरू हो जाता है और यहाँ पर नोटिस 2 अलग चस्पा करने का रीजन भी यही है। यहीं से कुछ टीम्स अंदर भी गई थी, आगे आप आएंगे। ये मेन ऑफिस का यहाँ पर ये डोर है और यहाँ पर भी आप देखेंगे नोटिस चस्पा है। पीयूष जैन का जो भी पैसे का लेन देन होता था या पैसे को लेकर जो बातचीत होती थी, कारोबार को लेकर जो बातचीत होती थी, वो इसी दफ्तर में होती थी। तंग गलियों वाले इस मोहल्ले में पीयूष के 2 अन्य मकानों के अलावा एक फैक्ट्री है। लोग कहते हैं कि फैक्ट्री अभी चालू नहीं हो पाई थी। कारोबार तो घर से होता था।
जैन स्ट्रीट के इस घर में सिर्फ महेश चंद्र और उनके स्टाफ के कुछ लोग रहते थे। पीयूष और अम्बरीश अक्सर आते जाते रहते। पीयूष और अम्बरीश के बच्चे अपने पुश्तैनी घर में कभी कभार ही आते थे। अब बात करते हैं पीयूष के कानपुर वाले घर और उनके एक्सपोर्ट कारोबार की। पिछले 20 साल में फूड इंडस्ट्री में बिल्कुल असली गुलाब, केवड़े, चंदन, स्ट्रॉबेरी और नींबू जैसे महकने वाले केमिकल कंपाउंड की मांग दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। पीयूष ने कानपुर में भी अपना कंपाउंड सोने के मोल बेचा। करीब 8-10 साल पहले पीयूष ने कानपुर की आनंदपुरी कॉलोनी में एक बंगला खरीदा। यह बंगला वैसे तो साधारण ही है, लेकिन यहाँ भी बाहर से ताक झांक कर पाना नामुमकिन है। पीयूष जैन ने कानपुर यूनिवर्सिटी से केमिकल में एमएससी किया है। खुद केमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट और पिता केमिस्ट। फिर जो केमिकल से कंपाउंड तैयार हुआ उसने पीयूष जैन को धन कुबेर बना दिया। इस इत्र कारोबारी के कानपुर और कन्नौज वाले घर से 197 करोड़ रुपए कैश मिला। पीयूष जैन की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने टैक्स जमा नहीं किया और न ही रुपयों का लेखा जोखा रखा। इस केस में महज 5 साल से कम की सजा का प्रावधान है। आज तक ब्यूरो। कन्नौज से लेकर कानपुर तक किसी को विश्वास नहीं हो रहा है पीयूष जैन के घर से इतनी दौलत निकली है। 197 करोड़ रुपए कैश मिले हैं। मोहल्ले वालों के सामने जैन परिवार ऐसे निकलता था जैसे बेहद ही साधारण नॉर्मल परिवार हो। पीयूष जैन हो, पिता हो, भाई हो, बेटा, बेटी, किसी में कोई भी घमंड या टशन कभी किसी ने नहीं देखा। पीयूष के परिवार को करीब से जानने वाले एक शख्स कहते हैं ये परिवार बेहद रिजर्व नेचर का है। सामाजिक कार्यक्रमों में बहुत कम आते जाते थे। कुछ मौकों पर पीयूष शादियों में दिखे तो पजामा और हवाई चप्पल पहनकर। ऐसे समारोहों में परिवार के लोग कम समय ही रुकते थे। पीयूष के स्कूटर के बारे में भी खूब बातें हो रही है। पीयूष के घर के पिछले हिस्से में खड़ा एक पुराना स्कूटर बता रहा है कि यह परिवार साधारण तरीके से रहकर खुद को बेहद लो प्रोफाइल रखता था। अब आपको दिखाते हैं कि पीयूष जैन के परिवार में कितने सदस्य हैं। पिता महेश चंद्र, भाई अम्बरीश जैन, मां, पत्नी, पीयूष के 2 बेटे प्रत्यूष और प्रियांश, पीयूष की एक बेटी नीलांशा। पीयूष जैन के 3 बच्चे हैं। एक बेटी नीलांशा जो शादीशुदा है और एक पायलट है। उनके 2 बेटे प्रत्यूष और प्रियांश हैं। आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान उनके पिता महेश चंद्र जैन इलाज के लिए दिल्ली में थे। बहुत ही सिंपल थे, पैजामा चप्पल में निकल जाते थे। नहीं तो रहते थे अपने भाई, ये तो व्यवहार है उनका, अपने जैसे रहते वैसे रहते। एक स्कूटर भी उनके पास था, उसी से चलते थे। स्कूटर था उनके पास। मतलब ये क्या आप लोग का क्या है, गाड़ियां होने के बावजूद, इतना पैसा होने के बावजूद चलते स्कूटर से? हाँ तो भाई हमारे पास है, मान लो मार्केट जाना तो मार्केट हम वैसे जाएंगे। आप लोगों ने कभी सोचा था कि आपके इस मोहल्ले में इतना पैसा निकलेगा? अरे भाई कोई भी नहीं सोच सकता। कन्नौज में सिर्फ पिता महेश चंद्र रहते हैं, लेकिन परिवार की पहचान कन्नौज से ही है, इसीलिए उन्हें कन्नौज का धन कुबेर कहा जाता है। पीयूष जैन 40 से ज्यादा कंपनियों के मालिक हैं। इनमें से 2 कंपनियां मिडिल ईस्ट में हैं। पीयूष जैन कोल्ड स्टोर और पेट्रोल पंप के भी मालिक हैं। मुंबई में पीयूष का हेड ऑफिस है। इसके साथ ही वहां उनका एक बंगला भी है। पीयूष जैन ज्यादातर बिजनेस मुंबई से करते हैं। यहीं से इनका इत्र विदेशों में भी भेजा जाता है। जिस तरह से पीयूष जैन के घरों से अरबों का कैश निकला है, कई पीढ़ियों से व्यापार करने वाले लोग सवाल कर रहे हैं, क्या आपको अमीर और रईस में फर्क पता है? जवाब में वो कहते हैं, तड़क भड़क दिखाने वाले अमीर और अरबों रुपए होने के बावजूद साधारण जीवन जीने वाले रईस कहलाते हैं। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आज तक। आज तक बेमिसाल 20 साल।